पहली बार किसने डीएनए को देखा था? तो जिस टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ डीएनए। तो बेटा इसमें जो सबसे पहला नाम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वो है फ्रेडरिक मैशर का। फ्रेडरिक मैशर का, जिन्होंने ईयर 1869 में पहली बार डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर देखा था और उसे नाम दिया था न्यूक्लिन। तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व डीएनए in nucleus and called it न्यूक्लिन। उसे इन्होंने न्यूक्लिन बोला बेटा। दूसरा जो नाम आपको याद रखना होगा वो है बेटा जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का। बेसिकली हुआ क्या था, ये बात है 1953 की। तो दो साइंटिस्ट और थे बेटा जिनका नाम आपको इनके साथ में जुड़ा हुआ पढ़ने को मिलेगा बेटा। वो कौन थे? तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। वो दो नाम थे, एक तो थे आपके म्यूरिस विल्किंस और दूसरे थे रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन दोनों ने, म्यूरिस विल्किंस ने और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, इन दोनों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन नाम की एक टेक्निक की मदद से, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक होती है, उससे कुछ डेटा जनरेट किया था बेटा। उन्होंने डेटा जनरेट किया था और इस डेटा को यूटिलाइज किया था इन दोनों ने, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। तो दिस डेटा इज यूटिलाइज्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक एंड दे हैड गिवन 3D double helical model of DNA। ठीक है, तो इन्होंने म्यूरिस विल्किन ने और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन से कुछ डेटा जनरेट किया। उस डेटा को इन दोनों ने यूटिलाइज किया और इन दोनों ने इस डेटा को यूटिलाइज करते हुए 3D डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज किया बेटा। ठीक है, अब ये जो डबल हेलिकल मॉडल था ये क्या कहता है? तो अब बात कर लेते हैं डबल हेलिकल मॉडल की कि डबल हेलिकल मॉडल के हिसाब से क्या था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डबल हेलिकल मॉडल की कि डबल हेलिकल मॉडल क्या था और इसमें इन्होंने डीएनए को किस तरीके से बना के दिखाया था। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल को कैसे बनाया था? तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि भाई डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब कि एक डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा और दूसरे वाला जो स्ट्रैंड होगा बेटा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। मतलब एक तो 5 to 3 है और अगर मैं दूसरा वाला बनाना चाहूँ तो वो हो जाएगा 3:5। ठीक है, वो हो जाएगा 3:5। तो ऐसा स्ट्रक्चर बेटा एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर कहलाता है। और इन्होंने बताया था क्या कि देखिए, मैं स्ट्रक्चर को आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि इस स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या था। तो देखिए यहाँ पे बेटा
पहले वाले स्ट्रैंड को मैं 5 प्राइम कह दे रहा हूँ, 3 प्राइम कह दे रहा हूँ, और इसको 3 प्राइम और 5 प्राइम नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अंदर की तरफ जा रहा है, देखो आप देखेंगे ये अंदर की तरफ है, और ये देखेंगे आप बाहर एक्सिस पे है, ये वाला देखेंगे आप अंदर की तरफ है। तो ऐसे जो अंदर की तरफ ग्रूव्स जा रहे हैं इन्हें मेजर ग्रूव कहते हैं, इन्हें हम लोग मेजर ग्रूव कहते हैं। ये भी मेजर ग्रूव है बेटा, ये भी मेजर ग्रूव है, और इन दोनों के बीच में ये माइनर ग्रूव है, माइनर ग्रूव है बेटा। तो इन दो मेजर ग्रूव्स के बीच में, इन दो मेजर ग्रूव्स के बीच में जो पार्ट है उसे बेटा हम लोग एक हेलिक्स कंसिडर करेंगे, एक हेलिक्स कंसिडर करेंगे, और एक हेलिक्स में जो इनकी लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, और इसमें जो दोनों स्ट्रैंड के बीच की थिकनेस होगी वो बेटा अप्रॉक्सीमेटली 2 नैनोमीटर्स होती है, वो 2 नैनोमीटर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एंटी पैरेलल होता है और एक हेलिक्स जो होता है वो 3.4 नैनोमीटर का होगा, और एक हेलिक्स के अंदर आपको 10 बेस पेयर देखने के लिए मिलेंगे। होते एग्जैक्टली 10.6 बेस पेयर हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है 10 बेस पेयर। तो 10 बेस पेयर का मतलब क्या है? तो देखिए, नाइट्रोजनस बेस, जैसे एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, इसने क्या किया, इसने पेयर किया है थाइमीन के साथ। तो इस दोनों को, जिसमें एडेनिन ने अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से पेयरिंग कर ली हो, तो इसे कम्प्लीटली एक बेस पेयर कहेंगे। ये दूसरा बेस पेयर है, ठीक है, इसे कम्प्लीटली बेस पेयर कहते हैं। तो ऐसे ही 10 बेस पेयर आपको लगे हुए मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आपको, जैसे एडेनिन इज़ पेयरिंग विथ थाइमीन, ग्वानिन इज़ पेयरिंग विथ साइटोसिन, साइटोसिन इज़ पेयरिंग विथ ग्वानिन, थाइमीन इज़ पेयरिंग विथ एडेनिन, एडेनिन इज़ पेयरिंग विथ थाइमीन, साइटोसिन इज़ पेयरिंग विथ ग्वानिन, थाइमीन इज़ पेयरिंग विथ एडेनिन, एडेनिन इज़ पेयरिंग विथ थाइमीन। ये रैंडमली कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो आपको 10 बेस पेयर ऐसे लगे हुए मिलेंगे। अब अगर हमें ये पता है कि एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर है और एक हेलिक्स की लेंथ जो है वो 3.4 नैनोमीटर है, तो हम 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमें पता करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, तो हम कैसे कर पाएंगे बेटा उसे मेजर? तो उसको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो हमारे टोटल एक हेलिक्स की लेंथ है 3.4 नैनोमीटर, उसको मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो जो लेंथ निकल के आएगी बेटा वो 0.34 नैनोमीटर निकल के आएगी। वो 0.34, ये वहाँ पे बीच में पॉइंट लगाया हुआ है बेटा, 0.34 नैनोमीटर निकल के आएगा, ठीक है। अब मेरे को ये पता चल गया कि यहाँ पे 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 0.34 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से भी दिया जा सकता है आपको। इसको 34 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं बेटा, 34 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। तो हम अगर टोटल लेंथ ऑफ डीएनए निकालना चाहें तो वो भी निकाली जा सकती है। उसे कैसे मेजर किया जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। अब मैं अगर टोटल लेंथ ऑफ डीएनए निकालना चाहता हूँ, मैं टोटल लेंथ ऑफ डीएनए निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, मुझे जितने भी बेस पेयर हैं ह्यूमन के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस से। तो हम ह्यूमंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हैप्लॉइड कंडीशन में 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं बेटा, ठीक है। और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है किसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स के साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल बेटा, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हैप्लॉइड में 3.3 इंटू 10⁻⁹
अगर हैप्लॉइड में है तो इसे मैं डिप्लॉइड में लाना चाहता हूँ, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉइड है तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁹ और उससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है 0.34 इंटू 10⁹ नैनोमीटर्स में है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच में 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास में टोटल लेंथ ऑफ डीएनए आता है 2.2 मीटर। और इसी बात के ऊपर बेटा नीट 2020 में क्वेश्चन बना हुआ है, वहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि लेंथ ऑफ डीएनए इज़ 2 मीटर, 2.2 मीटर, 2.3 मीटर, ऐसे 3 मीटर। तो आपको याद रखना है एक डीएनए जो हर सेल का न्यूक्लियस है, हर सेल के न्यूक्लियस में 2.2 मीटर का डीएनए बेटा प्रेजेंट होगा। कितना? 2.2 मीटर का डीएनए हर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो बेटा ये थोड़ी सी आश्चर्य की बात है, थोड़ी सी सरप्राइज होने की बात है कि एक सेल जो खुद कुछ माइक्रोमीटर की हो, चलो मैं 5 से 10 माइक्रोमीटर मान ले रहा हूँ किसी यूकैरियोटिक सेल को, तो उसका जो न्यूक्लियस है और छोटा होगा, वो भी कुछ माइक्रोमीटर का होगा। ठीक है, वो भी कुछ माइक्रोमीटर का होगा। उस माइक्रोमीटर के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो 2.2 मीटर का है। ठीक है, अब आप ये देखें 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो इतने छोटे से स्पेस में कैसे एकोमोडेट हो पाएगा, कैसे फिट हो पाएगा। इसके लिए कुछ स्पेशल पैकेजिंग की ज़रूरत होती है। तो उस स्पेशल पैकेजिंग को हम लोग अब पढ़ते हैं कि क्या होती है वो। ठीक है, इसके अलावा बेटा, इसके अलावा आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, जिस तरीके से यहाँ पे ह्यूमन के अंदर आपको लेंथ निकालने के लिए जो है मैंने बताया है कि 2.2 मीटर लेंथ निकली है, इसी तरीके से आप इकोलाई के अंदर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेंथ ऑफ डीएनए निकालना चाहते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए निकालना चाहते हैं इस्चेरिचिया कोलाई में, ई कोलाई के अंदर, तो वो भी आप मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से आप मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर को बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है वहाँ पे 4.6 इंटू 10⁶ इंटू ये हो जाएगा बेटा 0.34 इंटू 10⁻⁹ और ये टोटल निकल के आ जाएगा 1.36 मिलीमीटर। तो आप ये सोचिए बैक्टीरिया जो इकोलाई है ये भी माइक्रोमीटर का है, जिसमें मिलीमीटर का डीएनए है, और उस मिलीमीटर के डीएनए के अलावा भी सेल में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसको डीएनए को किसी सेल में जो है रखने के लिए कुछ स्पेशल पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो स्पेशल पैकेजिंग क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो बेटा आपको ज़्यादा जो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है वो यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ना, प्रोकैरियोट्स में तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स के अंदर पैकेजिंग की, ठीक है, अगर मैं प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करता हूं पैकेजिंग की कि प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग किस तरीके से होती है, तो उसे समझिएगा आप। देखने के लिए मिलेंगी जो हायर लेवल पे पैकेजिंग करवाएंगी। ठीक है, जिन्हें हम लोग NHC प्रोटीन कहते हैं, जिन्हें हम लोग NHC प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? किसी भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है। इसमें एग्जांपल है इसका बेटा स्कैफोल्ड प्रोटीन, स्कैफोल्ड प्रोटीन इसका एग्जांपल है, स्कैफोल्ड प्रोटीन।
तो स्कैफोल्ड प्रोटीन एक क्या है, NHC प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है जो हायर लेवल पे पैकेजिंग करवा देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर या DNA इतना ज़्यादा कॉम्पैक्टली सुपर कॉइल्ड होता है। मतलब DNA की इतना बड़ा DNA इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे एकोमोडेट हो पाया, क्योंकि बेटा सुपर कॉइलिंग करी गई, सुपर कॉइलिंग कर दी गई, और सुपर कॉइलिंग होने की वजह से वो DNA उसमें एकोमोडेट हो पाया या उसमें फिट हो पाया इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। अब बेसिकली क्या होता है, हमारा जो DNA है उसे मैंने बोला कि भाई उसे बेसिकली क्रोमैटिन भी कह सकते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन है, जो ये क्रोमैटिन होता है, ये क्रोमैटिन दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। एक फॉर्म को बेटा हम लोग कहते हैं यू क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन है ये हायर लेवल पैकेजिंग पे जाके बनेगा DNA का। और दूसरा होता है जिसे बेटा हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में डिफरेंस क्या है? देखिए, यू क्रोमैटिन एक अनकॉइल्ड अनकंडेंस स्ट्रक्चर होता है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन है ये बेटा हाईली कॉइल्ड या कंडेंस स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यू क्रोमैटिन के बारे में, तो यू क्रोमैटिन क्या है? यू क्रोमैटिन ये बेटा अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर है, अनकॉइल्ड या नॉन कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, अनकॉइल्ड या नॉन कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो DNA है, अच्छा एक पॉइंट इसका बता दूं, फिर मैं दूसरा डिफरेंस बताता हूं आपको। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ इसे, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये हाईली कॉइल्ड और कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा बेटा आप एक बात बताइए, कोई भी चीज़ है या कोई एंजाइम है वो किस साइट पे ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकता है? जो साइट अच्छे से ओपन हो, मतलब जिसके ऊपर जो सबस्ट्रेट इजीली ओपन साइट होगी उस पे जाके कोई भी एंजाइम एक्टिवली वर्क कर पाएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये DNA है, ये आपका पूरा अनकॉइल्ड है और ये हाईली कॉइल्ड है, तो कोई एंजाइम आके सपोज इसके ऊपर एक्शन लेना चाहता है तो एक्शन इसी पे तो ले पाएगा जो ओपन साइट है। तो अगर सपोज करो इस DNA से RNA बनाना हो, इस DNA से RNA को बनाना हो, तो RNA तभी तो बन पाएगा जब ये अनकॉइल्ड होगा। अगर हाईली कॉइल्ड है तो यहाँ पे तो एंजाइम इसके ऊपर एक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसा DNA जो ना RNA बना सकता हो, अगर RNA नहीं बनेगा तो कोई प्रोटीन का भी सिंथेसिस नहीं होगा। अगर RNA बनता है, मतलब बेसिकली क्या होता है, 3 प्रोसेस होते हैं। ये हालांकि आगे बताना था इस पार्ट को, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि एक प्रोसेस होता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे कहते हैं हम लोग सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा का मतलब क्या है कि भाई DNA जब अपनी कॉपी बनाएगा तो उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर DNA RNA को बनाता है तो उस प्रोसेस को बेटा हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर RNA आगे चल के प्रोटीन बनाता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे DNA से RNA बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन DNA तभी तो कर पाएगा जब वो ओपन होगा। जो हाईली कॉइल्ड DNA है उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, मतलब RNA नहीं बन सकता, इंटर्न प्रोटीन नहीं बन सकती वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे इंटर्न प्रोटीन नहीं बन सकती। तो आप एक बात समझिएगा बेटा, आप एक बात समझिएगा कि ऐसा DNA जो अनकॉइल्ड होता हो, ऐसा DNA जो अनकॉइल्ड होता हो, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ये DNA ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और जो हाईली कॉइल्ड होता है बेटा स्ट्रक्चर, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव DNA होता है बेटा, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव DNA होता है। और अगर मैं बात करूं यूक्रोमैटिन की, तो यूक्रोमैटिन अगर आप देखें माइक्रोस्कोप से,
तो बेटा ये आपको लाइटली स्टेन्ड दिखाई देगा या ये लाइट बैंड दिखाई देगा, और ये ज़्यादा स्टेन को जो है रिटेन नहीं कर पाएगा। तो ये जो है आपको लाइटली स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा अंडर माइक्रोस्कोप। ये आपको लाइट स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा या लाइट बैंड स्ट्रक्चर मिलेगा जब आप इसे माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, और ये आपको बेटा डार्कली स्टेन्ड मिलेगा, ठीक है, डार्क स्टेन्ड मिलेगा, या आपको ये डार्क बैंड देता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये तो रही बात बेटा क्रोमैटिन की, कि क्रोमैटिन के टाइप होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या थे।